सुप्रीम कोर्ट का कल जो निर्णय आया है यह पूरी तरह से ऐतिहासिक है। अनारक्षित का मतलब जो होता है उसको अंग्रेजी में अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। अनारक्षित ये बहुत बड़ी साजिश थी। जनरल कैटेगरी होता ही नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी को जो है जनरल कैटेगरी लिख करके अभी तक हमारे लोगों के लिए एक सीलिंग पैदा कर दी गई कि ओबीसी का अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स में मेरिट में कितना हो मेधावी क्यों न हो उसको 27% कोटे में सीमित कर दिया जाता था। लेकिन 82 वाले को चयनित न करके 78 वाले सवर्ण जाति के अभ्यर्थी को चयनित कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। जो अनारक्षित सीट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC ST OBC को इसमें हक मिलेगा। इसमें नौकरियां जो निकलेगी उसमें उनका भी अधिकार रहेगा जो मेरिट को पार करेगा। अभी तक यह होता था कि चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, उनको उनके कोटे में सीमित रखा जाता था। इस फैसले पर तमाम ऐसा पोस्ट आता है, लोग समर्थन भी करते हैं, तमाम लोग विरोध भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया लिखते हैं कि इंसाफ हुआ। आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। लौटन राम निषाद जी हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पहले क्या होता था और ऐसा क्या केस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला SC ST OBC के पक्ष में सुनाया है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाकर जो उनकी आंख पर पट्टी बधी हुई है उस पट्टी को हटाने का और असलियत को बताने में मदद करें। अनारक्षित ये एक शब्द है। अनारक्षित कहीं कहीं जनरल लिखा होता है। जनरल में ये लगता है कि ये अगड़ों का है, अगड़ों के लिए जाएगा। उसमें EWS भी एक अलग रिजर्वेशन तो आ ही गया है। जनरल लिखा होता था, ये अगड़ों के लिए लगता था। क्या था पूरा माजरा जो सुप्रीम कोर्ट गया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये जनरल है, जो अनारक्षित सीटें हैं, उसको SC ST OBC को भी मिलेगा। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, जो जनरल और अनारक्षित की बात कर रहे हैं, अनारक्षित को जनरल बताना या सामान्य वर्ग बताना जो है पूरी तरह से संवैधानिक पहलू के विरुद्ध है। अनारक्षित का मतलब जो होता है उसको अंग्रेजी में अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। अनारक्षित मतलब किसी के लिए, और जनरल कैटेगरी जहां लिख दिया जाता है वह सामान्य वर्ग लिख दिया जाता है। यही तो घालमेल होता रहा है। नोटिफिकेशन आता था तो जनरल लिखा रहता था, हम देखते थे। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। जनरल कैटेगरी होता ही नहीं है, होता है अनरिजर्व कैटेगरी। जैसे आप ट्रेन की का चालू डब्बा जिसे होता है उस पर देखेंगे कि उस पर अनारक्षित लिखा रहता है। अनारक्षित का मतलब होता है कि टिकट लिए है, आपके पास टिकट है, उसमें जो सबल रहेगा वह सिंगल सीट पर कब्जा कर ले, चाहे ऊपर वाली सीट पर जाकर के कब्जा कर ले। यह अनारक्षित का मतलब होता है। मंडल कमीशन की सिफारिश 7 अगस्त 1990 को BP सिंह जी द्वारा लागू की गई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अगर उसमें था तो शरद यादव जी का था और सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी का था, नेताजी का था कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई। और मैं उस दौर को तो का चश्मदीद गवाह हूँ कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई तो जो लोग जनमोर्चा के गठन के समय जो बड़ी जाति के लोगों ने एक नारा दिया था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने OBC को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 27% आरक्षण कोटा सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व के लिए दिया तो रातों रात नारा बदल गया। मैं यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहा था कि राजा नहीं रंक है, देश की कलंक है, मान सिंह की औलाद है। और मैं बनारस की गलियों में मैंने देखा, भेलूपुर में, जगतगंज में हो, चाहे लक्सा हो, मैदागिन हो, रथ यात्रा हो, इंग्लिशिया लाइन हो, कैंट हो, कि गाय के ऊपर, सुअर के ऊपर, सांड के ऊपर, खच्चर के ऊपर, घोड़ा के ऊपर जो है मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, BP सिंह मुर्दाबाद, मंडल कमीशन मुर्दाबाद, इस तरह के पट्टियां लिख लिख करके कागज पर जो है कि वर्चस्ववादी जाति के छात्र जो है कि लिख देते थे। और वह मामला जो है उस पर जो है कि कोर्ट में गए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है, जिसमें 40 याचिकाएं जो है मंडल कमीशन के विरोध में योजित की गई और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच बनी। पूर्ण पीठ कह लीजिए, संविधान पीठ कह लीजिए। 2/3 बहुमत से 16 नवंबर 1992 को निर्णय आया कि मंडल आयोग के तहत जो OBC को 27% आरक्षण दिया गया है यह पूरी तरह वैध है, संवैधानिक है। और उसी निर्णय में यह भी कहा गया कि अगर कोई OBC का अभ्यर्थी या आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर कट ऑफ मार्क्स में, मेरिट में अगर सामान्य वर्ग कह लीजिए
से के बराबर या उससे ऊपर मेरिट को लाता है तो उसकी गिनती उसके कोटा में नहीं की जाएगी। लेकिन कल बाद में देखा जाए कि होता क्या रहा कि वही अनारक्षित को जो है जनरल लिख करके और अनरिजर्व कैटेगरी को जो है जनरल कैटेगरी लिख करके अभी तक हमारे लोगों के लिए एक सीलिंग पैदा कर दी गई कि ओबीसी का अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स में मेरिट में कितना हो मेधावी क्यों ना हो उसको 27% कोटे में सीमित कर दिया जाता था। एससी के अभ्यर्थी को जो है 60% आबादी थी उसको 27 में ही सीमित कर दिया जाता। मेरिट भली हमारे समान अभ्यर्थियों से जो है कि कितना हो ज्यादा क्यों ना हो। एक मामला दीपा यूवी का आया था, केरला की अभ्यर्थी थी, वह क्लास 1 की नौकरी के लिए संघ लोक सेवा आयोग में आवेदन किया था। उसका कट ऑफ 82 आया, लेकिन 82 वाले को चयनित न करके 78 वाले सवर्ण जाति के अभ्यर्थी को चयनित कर लिया गया। दीपा ईवी जब कोर्ट में गई तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में निर्णय दिया कि दीपा ईवी ने जो है कि अतिरिक्त जो है कि आरक्षण का लाभ लिया है, उम्र का लाभ लिया है। और उस डिसीजन में यह कहा कि अगर शुल्क मुक्ति का लाभ लेते शुल्क का लाभ लेते हैं, एकेडमिक लाभ लेते हैं, उम्र का और अवसर अटेम्प्ट का लाभ लेते हैं तो उन्हें जो है कि उनके कोटा तक ही सीमित रखा जाएगा। लेकिन 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 के परिणाम में तमाम ओबीसी की लड़कियां थी जो कि सवर्ण समाज की लड़कियों से मेरिट में बहुत आगे थी, लेकिन उनको कोटे तमाम बच्चों को कोटे तक सीमित रख दिया गया और सवर्ण समाज से कट ऑफ में ऊपर की लड़कियों को भी उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। 2003 में वह फैसला आया 3 जजों की पीठ ने, जो जस्टिस यू ललिता और जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस रविंद्र भट्ट जी ने वह निर्णय दिया कि अब आरक्षित वर्ग को कोटा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। अगर उनके कट ऑफ मार्क्स और मेरिट जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक है तो उनका समायोजन जो है अनारक्षित श्रेणी में किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताते हुए, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, पहले एमआरसी सिस्टम जो होता है होता था मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, यह बाद में जिला चयन के लिए किया जाता था। लेकिन 6900 शिक्षक भर्ती में खेल किया गया कि राज्य स्तर की भर्ती को जिला को यूनिट बना दिया गया, जिसमें 18 से 19,000 ओबीसी एससी के लड़के जो आज टीचर होते आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन कल का जो निर्णय आया है ये पूरी तरह से हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं टोकूंगा। आप मंडल कमीशन की चर्चा कर रहे हैं कि बनारस की गलियों में तमाम ऐसी जगह पे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, तमाम ऐसा पोस्टर लगा। ईडब्ल्यूएस जब लागू हुआ तो ऐसा कुछ क्यों नहीं देखने को मिला? देखिए, हमारे लोगों ने विरोध नहीं किया उसका, और ये कहिए कि डीएमके को छोड़ करके डीएमके ने विरोध किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं कि मंडल कमीशन के संदर्भ में जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मुकदमा हुआ, अखिलेश यादव ने नहीं किया। उस समय नरसिंहा राव की, अखिलेश यादव ने भी, देखिए किसी पार्टी ने डीएमके को छोड़कर सारी पार्टियों ने समर्थन किया था। और राजद के सांसद जो डॉक्टर मनोज झा थे, उन्होंने मुखरता से विरोध किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था के विरोध में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये 2 जजों की पीठ ने जो कल फैसला सुनाया है राजस्थान का। आप सपा के नेता हैं, मैं टोकूंगा, सपा के आप नेता हैं, मनोज झा की आप चर्चा कर रहे हैं, डीएमके की बात कर रहे हैं, मैं ओबीसी की चर्चा कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के भी सांसद थे वहाँ पे, विरोध क्यों नहीं किए? देखिए, अब जो भी परिस्थितियां रही हो, मैं उस परिस्थितियों में नहीं, जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर चर्चा मैं करना उचित समझूंगा। मंडल कमीशन का लोग विरोध कर देते हैं, आप मंडल कमीशन के लिए ट्रेन कितनी फूक गई, कितनी रोडवेज की बसें फूक गई। हमारे जो गुरु थे डॉक्टर उमाशंकर यादव, अगर ये संवैधानिक नहीं था ईडब्ल्यूएस मनोज झा के अनुसार तो लागू क्यों होने दिया? आपसे मैं बता दूं, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे जब 1992 में सुनवाई चल रही, उन्होंने प्रसाद कमेटी बनाया कि 10% जो है सवर्ण जातियों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। उसमें 9 जजों की पीठ में 6 जजों का बहुमत रहा। उन्होंने जो है कि कहा कि जो सामाजिक विभेद होता है वह सामाजिक और शैक्षिक आधार पर होता है, न कि जो है सामाजिक अपमान जो है आर्थिक आधार पर होता है।
जैसे कह लिया जाए सवर्ण समाज का व्यक्ति, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, राजपूत भूमिहार समाज का व्यक्ति अगर गरीब भी है तो उसको सवर्ण समाज में पैदा होने के नाते जो व्यवहार चमार, लोहार, कुहार, सुनार, मला के, केवट के, कुर्मी के, काछी के, अहिर के साथ होता है वह व्यवहार उसके साथ नहीं होता है। इसलिए प्रसाद कमेटी जो गठित किया था नरसिम्हा राव ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2/3 बहुमत से पूरी तरह नकार दिया कि हमारे संविधान में जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) में जो व्यवस्था दिया कि जो जातियां सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हैं उनको जो है जनसंख्या के अनुपात में वहाँ बात की गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कार्यपालिका में, विधायिका में दिया जाता है, लेकिन ओबीसी को जो 54% आबादी उत्तर प्रदेश में है इनको 27% तक सीमित कर दिया जाता है, यानी कि जनसंख्या का आधा अनुपात ही मिलता है। कल का जो फैसला आया है इसका दूरगामी असर पड़ेगा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने जो फैसला दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, जो सीलिंग है कोटा तक की, कोटा में कोटा की सीलिंग है वह सीलिंग टूटेगी और मेरिट में, कट ऑफ में अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से मेरिट में उच्चतर है तो उसका समायोजन जो है अनारक्षित यानी 40% में उसका किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें 3 स्तंभ आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण जो है आर्थिक उन्मूलन का आधार नहीं है, आरक्षण जो है आर्थिक विकास का आधार नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का माध्यम है। और स्क्रीनिंग परीक्षा खुला मैदान है, भाई प्रतिभा का प्रदर्शन करो, यह खुला मैदान है। और तीसरा जो आधार दिया कि योग्यता को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक होता क्या था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम हो, चाहे आप देखेंगे कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का हो, तमाम चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद का हो, उसमें जो है हमारे प्रतिभा में जो है सवर्ण समाज के बच्चों से जो उम्दा उम्मीदवार रहे ओबीसी एससी के, उनकी जो है कि नौकरियां छीन ली जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कल जो निर्णय आया है यह पूरी तरह से ऐतिहासिक है, सामाजिक न्याय को जो है कि मजबूत करने के लिए है। और एक बात मैं अभी कुछ उदाहरण मैं दे दूंगा कि यूपी पीसीएस का 2023 के प्रीलिम्स का अभी परीक्षा परिणाम कुछ महीने पहले आया था, जिसके कट ऑफ के आधार पर देखिए जनरल जो अभ्यर्थी हैं 125 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का 129 है, जबकि ईडब्ल्यूएस का सामान्य से कम होना चाहिए, उससे कम जो है ओबीसी का होना चाहिए, फिर एससी और फिर एसटी का होना चाहिए। लेकिन ओबीसी का कट ऑफ 128 है, यानी कि जनरल से 3 अंक जो है कि एबव है। और आप देखेंगे मेंस का जब कट ऑफ आता है तो उसमें जो है जनरल का जो अनंतिम परिणाम जो आता है उसका कट ऑफ 334 है, ओबीसी का 734 है, ओबीसी का 738 है, ईडब्ल्यूएस का 750 है। यह पूरी तरह से सामाजिक न्याय की मीमांसा के प्रतिकूल है। यूपी पीसीएस में माइग्रेशन नियम बदलने से आरक्षित वर्गों का अधिकार खुलेआम लूटा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि आरओ 2016 का जो कट ऑफ देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ 126 है, ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया संविधान से परे जा करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से परे जा करके। और ओबीसी का कट ऑफ यानी कि जनरल से 3 अंक अधिक यानी 132 आता है। फिर बीईओ है जो कि खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का जो कट ऑफ आप देखेंगे सामान्य वर्ग का 137 है, ईडब्ल्यूएस का 152 है और ओबीसी का कट ऑफ जो है कि 165 है। यह पूरी तरह से जो है कि ओबीसी की हकमारी या की जाती रही है यूपी पीएससी के माध्यम से। आरओ 2021 का परिणाम देखेंगे तो सामान्य वर्ग का कट ऑफ 102 है, ईडब्ल्यूएस का 106 है और ओबीसी का 110 है। पीसीएस 2022 का कट ऑफ देखेंगे तो सामान्य का 111 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 114 है। पीसीएस 2023 का जो कट ऑफ मार्क्स है 125 वो जनरल का है और ईडब्ल्यूएस का 129 और ओबीसी का जो है कि 128 है। यह पूरी तरह से सामाजिक न्याय का गला घोटा जा रहा है और तमाम हमारे ओबीसी एससी एसटी के जो प्रतिभाशाली बच्चे रहे जिन्हें नौकरियां
मिलने की बजाय वो नौकरियों से बाहर हो गए, उनकी पूरी तरह से जो है हकमारी की गई। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार में देखते होंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो, चाहे वन रक्षक का विज्ञापन हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का विज्ञापन हो, चाहे कृषि सहायक तकनीकी ग्रुप सी का विज्ञापन हो, सारे में ओबीसी को जो 27% कोटा है उसकी भी हकमारी की गई। आप लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखे होंगे कि खुलेआम जहां ओबीसी को 27% मिलना चाहिए था उन्हें 18% देकर 9% की हकमारी की गई। एससी को जहां 21% आरक्षण मिलना चाहिए था लेखपाल भर्ती में, लेकिन 3% कम यानी 18% दिया गया और हमारी पार्टी ने मुखरता से उसका विरोध किया, जिसके कारण योगी की सरकार बैकफुट पर आई और संशोधित विज्ञापन जारी करना पड़ा। लेकिन फिर इसके बाद खेल कर दिया गया कि चाहे वो परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही का पद आया है, चाहे चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, यूनानी का विज्ञापन आया है, तो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से विज्ञापन आए उसमें खुलेआम जो है कि हमारे ओबीसी की सीटों को जो है कम दे करके ओबीसी की हकमारी करने का काम किया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की विरोधी है, जो आरएसएस के इशारे पर चलती है, तो मंडल कमीशन विरोधी भारतीय जनता पार्टी से आप सामाजिक न्याय की, ओबीसी के आरक्षण की रखवाली की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि जिस तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली और जंगली कुत्ते से जो है मेमना की रखवाली असंभव है, या कोई सोचता है कि जंगली कुत्ता जो है मेमना की रखवाली करेगा तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, उसी तरह से मंडल कमीशन विरोधी भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी के संरक्षण की, आरक्षण की रखवाली की अपेक्षा करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। तो हमारे साथ लोटाराम राम निषाद जी थे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अनारक्षित सीट पर एससी एसटी ओबीसी को भी हक मिलेगा, इस पर अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।